साथियों नमस्कार। चौपाल के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनामिका। किसान भाइयों, अगर आप खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन करते हैं तो इससे आपको ज़्यादा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। और साथ ही साथ अगर आप कोई भी बात क्रमबद्ध तरीके से और योजनाबद्ध तरीके से करें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। और यही बात खेती बाड़ी में भी लागू होती है। जी हाँ, तो हमारे आज के कार्यक्रम का विषय भी कुछ यही है, कृषि में समसामयिक चर्चा। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर BN शुक्ला जी, जो कि वैज्ञानिक हैं KVK रायसेन से। और साथ ही हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी जी, जो कि वैज्ञानिक है पौध संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। और साथ ही दर्शकों, हमारे बीच आज कुछ सफल किसान भाई और कुछ सफल महिला कृषक बहनें भी हैं। तो चलिए हम इनसे भी आपका परिचय कराते हैं। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम आशा उइके है, ग्राम लुल्का, ब्लॉक ओबेदुल्लागंज, जिला रायसेन। आप अपना नाम बताएं। नमस्कार, मेरा नाम कविता मीना है और मैं ग्राम पंचायत जमूसर कला, ब्लॉक बैरेसिया, डिस्ट्रिक्ट भोपाल से हूँ। नमस्कार, मेरा नाम कशिश मीना है, मैं ग्राम जमूसर कला भोपाल से हूँ। नमस्कार, मैं कल्याण सिंह, गांधीनगर, भोपाल से। नमस्कार, मेरा नाम नारायण सिंह मारण है, मैं ग्राम मेंडोरी, भरत रोड, भोपाल से हूँ। तो चलिए, परिचय का क्रम तो पूरा हो चुका है, तो किसान भाइयों आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा शुक्ला जी आपसे है कि मछली पालन में अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? हमारे मत्स्य पालक किसान भाइयों को कुछ सावधानियां इसमें ज़रूर रखनी चाहिए, क्योंकि मछली के साथ क्या है कि मछली ठंडे खून वाली जीव है। इसमें क्या है कि उनका जो ब्लड होता है वो क्या है कि वातावरण के अनुसार, हम लोगों का गर्म होता है, हम लोगों का वातावरण के अनुसार हमारी बॉडी एडॉप्ट कर लेती है, लेकिन उनकी क्या है, उनकी शरीर एडॉप्ट नहीं कर पाती है। तो इसके लिए उनका क्या है, उपापचयन जो उनकी शारीरिक क्रिया है वो स्लो हो जाती है। तो इसलिए हमारे किसान भाइयों को ठंड के मौसम में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, मछलियों की एक्टिविटी ना के बराबर हो जाती है। तो इसमें हमारे मत्स्य किसान भाइयों को दाना बंद कर देना चाहिए। विशेष रूप से तब उन लोगों को बंद कर देना चाहिए जब तापमान उनके पानी का 15 डिग्री से कम हो जाए, क्योंकि हमारा किसान भाई जब दाना उसमें डालेगा तालाब में, तो उससे क्या है कि उसका वेस्ट ऑफ मनी होगा, उसकी जो लागत आएगी वो फिर बढ़ती जाएगी, क्योंकि मछलियाँ ठंडियों के टाइम भोजन को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, जिसके कारण हमारे किसान भाई की आर्थिक हरासमेंट ज़्यादा होगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को पानी का तापमान भी देखना चाहिए। साथ साथ उसको मेंटेन करने के लिए हमारे किसान भाइयों को जहाँ से भी वो पानी ले रहे हैं, अगर बोर के तालाब, बोर से ले रहे हैं या फिर और कोई स्रोत है, तो वहाँ से उसमें पानी को उसमें बदलते रहें या उसमें ऐड करते रहें, जिससे कि हमारे जो मछली पालन के लिए जो तापमान उपयुक्त होता है वो उसमें बना रहे। और मछली पालन के लिए तापमान हमेशा हमारे किसान भाइयों को 20 डिग्री से ऊपर ही रखना होता है। 20 डिग्री से अगर नीचे रखेंगे तो हमारी मछलियों की जो दैनिक जो उनकी क्रियाशीलता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से रखना है। और जिस दिन, आजकल सब किसान भाइयों को पता चल जाता है कि अगले दिन हमारा कितना तापमान रहना है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाइयों को उस दिन, जैसे कल मान लीजिए कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है, तो उसमें हमारे किसान भाइयों को तालाब के पानी का स्तर बढ़ा देना चाहिए, जिससे कि नीचे की तरफ तापमान हमारा मेंटेन रहेगा, जिससे मछलियों को ज़्यादा असुविधा नहीं होगी। ये चीज़ें विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए ठंड के समय में। तो शुक्ला जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, आपने देखा और जाना कि किस तरह से अगर तापमान में कोई समस्या आती है तो आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं, तो जिससे आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। और अगला सवाल द्विवेदी जी मेरा आपसे है, जैसा कि ठंड का समय चल रहा है, तो रबी की फसलों में अभी कौन कौन से समसामयिक कार्य किए जाने चाहिए? इस समय रबी के मौसम में किसान भाइयों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे रबी की हमारी प्रमुख फसल गेहूं है, गेहूं के साथ चना लगाते हैं, चना के साथ मसूर हमारी फसल है, अलसी की खेती कुछ किसान भाई हमारे करते हैं, कुछ किसान भाई हमारे साग सब्जी की खेती करते हैं।
तो वर्तमान समय में जैसे गेहूं में हम देखते हैं कि रबी में ज़्यादातर इस समय से बुआई का समय बचा हुआ है और चूँकि 26 से 30 डिग्री के आसपास तापमान अंकुरण के लिए चाहिए होता है, तो इस समय सिंचित अवस्था के लिए जो हमारी प्रजातियां उसका चयन करके बुआई करें। उसमें जैसे हमारी सरवती गेहूं और कठिया गेहूं है, तो कठिया गेहूं में जैसे हमारे पूसा तेजस है, पूसा मंगल है, पूसा प्राची है, पूसा अनमोल है, इन प्रजातियों का चयन करें। साथ साथ करण वंदना और करण वैष्णवी है, इस वैरायटी का चयन करें। और साथ साथ जैसे हमारी चने में JG 12 है, JG 74 है, JG 64 है, RBG 202 है, 201 है, 203 है और 204 है, इन प्रजातियों का चयन करें। और मसूर में जैसे IPL 316 है, HUL 57 है, RVL 31 है, RVL 30 है, इन प्रजातियों का चयन करके उसकी बुआई करें। साथ साथ हमारे कुछ इन फसलों के साथ साथ हमें जैसे बीज उपचार बहुत आवश्यक रहता है। जब भी कोई फसल का बीज उपचार करें तो उसका अच्छी प्रकार से बीज उपचार करें, या FIR पद्धति से पहले फफूंदनाशक से बीज उपचार करें। तो फफूंदनाशक में जैसे हमें जैविक अगर हमको बीज उपचार करना तो उसके लिए हमको ट्राइकोडर्मा BD पाउडर आता है, वो 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करें। साथ साथ जैसे गेहूं की बुआई करते हो उसमें दीमक का प्रकोप होता है, उसके लिए कीटनाशक का हम क्लोरपाइरिफास 20 cc या क्लोरपाइरिफास 50 cc 4 ml प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से बीज उपचार करते हैं, तो दीमक का प्रकोप नहीं होता है। साथ साथ जैसे हम कल्चर का उपयोग, हमारी जैसे दलहनी फसलें रहती हैं, तो दलहनी फसल में हम कल्चर का उपयोग जैसे राइजोबियम कल्चर है उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमें इस क्रम का ध्यान रखना है। साथ साथ हमारी जैसे बीज का सोर्स है, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, NSC है, या हमारी जो सीड सोसाइटीज़ हैं, वहाँ से बीज का चयन करें। जो हमारा सर्टिफाइड सीड प्रमाणित बीज रहता है उसका करें और बीज उपचार करके उसकी बुआई करें। साथ साथ हमें पानी के अनुसार हमें प्रजातियों का चयन करना चाहिए। हमारी जो समय से हम बुआई करते हैं उसको पानी की मांग अधिक रहती है, जल मांग अधिक रहती है, तो जैसे उसमें GW 322 है सरबती में, या हमारी पूसा उजाला है, पूसा ओजस्वी है, इसके बाद में वकुला है, ये हमारी प्रजातियां हैं, इनका हम चयन करके उसकी हम बुआई कर सकते हैं। साथ साथ जैसे चने में हम देखा गया है कि हमारे जो धान पे खेती करते हैं तो उसमें हम जैसे हमारी RBG 202 है या JG 12 है, चूँकि ये गर्मी सहने वाली प्रजाति है, तो इस प्रजाति का धान के खेती पे हमारे किसान भाई करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे हमारी कुछ अलसी में देखा गया है, अलसी की खेती कुछ हमारे किसान भाई कर सकते हैं, जहाँ पे देखा होगा विल्ट या उकठा की समस्या देखी जाती है जो चने में आती है, तो वहाँ पे किसान भाई हमारे अगर अलसी की फसल लगाएंगे तो वहाँ पे उकठा की समस्या समाप्त हो जाएगी। कुछ हमारे किसान भाई जैसे हमारे रबी के सीज़न में हमारी टमाटर की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं, साथ साथ हमारी मिर्च की भी किसान हमारी खेती करते हैं, कुछ हमारी कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं उसका भी उपयोग कर सकते हैं। तो अच्छे बीजों का चयन करें और उसकी समय पे उसके सही से उसका प्रबंधन करें। साथ साथ बीज का चयन, पोषक तत्व का प्रबंधन, संतुलित मात्रा में हमें खादों का भी उपयोग करना चाहिए, और इंटीग्रेटेड रूप में हमारा जो है वो हमको बीमारियों का प्रबंधन और कीटों का प्रबंधन हमें करना आवश्यक रहता है। डॉक्टर साहब, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। और किसान भाइयों, थोड़ी देर पहले मैंने आपसे जैसा कि कहा था कि कोई भी काम हमें क्रमबद्ध और योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, तो सफल होने से हमें कोई नहीं रोक सकता है। तो वही काम जो है खेती बाड़ी पर भी लागू होता है। तो सर ने बहुत अच्छी जानकारी दी कि अभी रबी की फसलों में कौन कौन से समसामयिक कार्य करने चाहिए। तो अगला सवाल जो है शुक्ला जी मेरा आपसे है कि जो किसान भाई मछली पालन करना चाहते हैं या ये व्यवसाय को शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? अगर हमारे किसी भी किसान भाई को अगर मछली पालन करना है तो ये हर राज्य में मत्स्य विभाग होता है और उनके कार्यालय हर जिले में होते हैं। वहाँ पे जा कर के वहाँ पे अधिकारी से हमारा किसान संपर्क कर सकता है कि हमें मछली पालन करना है। तो हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, वहाँ पे जा कर के हमारा किसान भाई जानकारी ले सकता है कि हमें मछली पालन करना है तो इसके लिए हम क्या क्या सावधानियां बरतें। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। और जैसा कि किसान भाइयों, हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे साथ जो हैं कुछ सफल किसान भाई और कुछ सफल महिला कृषक बहनें भी हैं। तो चलिए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। तो उइके मैम, हम आपसे बात करना चाहेंगे। पहले आप मिलेट्स पे बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, उससे संबंधित बहुत सारे फूड प्रोसेसिंग कर प्रोडक्ट बना रही हैं, तो इस संबंध में आप हमें जानकारी दें। थैंक यू। हम जो कोदो की जब शुरुआत की तो इसको मार्केट में हमें बहुत दिक्कतें आई कि हम इसको बेचेंगे कहाँ और इसको खरीदेगा कौन, ये 2-3 समस्या हमारे सामने आई। और शुरुआत में 10 से 15 ही किसानों ने इसकी शुरुआत की थी, एकदम से सभी किसान नहीं आए थे। जब इसकी शुरुआत की तो
उत्पादन अच्छा हुआ। 1 एकड़ में किसानों को लगा कि इसमें बिल्कुल भी हम बहुत ही कम लागत में सिर्फ इसकी निंदाई करनी रहती है, इसमें हम कोई भी रासायनिक या दवाइयाँ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिर्फ अगर इसकी निंदाई कर देंगे तो भी ये कोदो अच्छा हो जाता है। के जी, बहुत अच्छी कोशिश की आपने और बहुत अच्छे से आपने प्रचार प्रसार भी किया। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और पीछे हमारे बीच एक और किसान भाई हैं, तो चलिए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका नाम हमें बताएं और आपके मन में अगर कोई सवाल है तो बिल्कुल आप हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। नमस्ते, मैं कल्याण सिंह गांधीनगर भोपाल से। मैं डॉक्टर प्रदीप जी से पूछना चाहूँगा कि प्याज में जो बैंगनी कलर के धब्बे होते हैं या जो झुलसा नाम रोग होता है, उसके उपचार हेतु कुछ उपाय बताएं। प्याज में बहुत अच्छा प्रश्न आपका। प्याज में 2 बीमारियां आती हैं, एक तो पर्पल ब्लाच जिसको आप बता रहे हैं, पर्पल ब्लाच कहते हैं, एक स्टेम फिलियम ब्लाइट आती है। स्टेम फिलियम ब्लाइट में क्या होता है, पत्तियों के जो ऊपर किनारे शीर्ष रहता है वो धीरे धीरे सूखते हुए नीचे की तरफ आता है। और जो पर्पल ब्लाच बीमारी रहती है उसमें एक आंख जैसा धब्बा जो पत्ती रहती है उस पर कहीं कहीं पे धब्बे दिखाई देते हैं। तो उसके लिए आप जैसे मैंकोजेब दवा आती है, मैंकोजेब 75% WP, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ एक मेटालैक्जिल प्लस मैंकोजेब एक दवा आती है, उसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसका छिड़काव करेंगे 15 दिन के अंतराल पे, तो आप इस बीमारी से नियंत्रण पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी बिल्कुल अपनी समस्या का निराकरण मिल गया होगा। और अभी हमारे बीच एक और महिला कृषक बहन है, तो चलिए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आप बताएं, आप किस तरह से कार्य कर रही हैं? जी धन्यवाद मैम। मैम, मेरी सोच बहुत छोटे से थी कि मैं कुछ करना चाहती हूँ महिलाओं के लिए, बट मैं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक आज भी होता है, बेटों को पढ़ाया जाता है, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन मेरी मम्मी पापा ने मुझे पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया। मेरे माता पिता भी एक अच्छे किसान थे, लेकिन वो उस स्तर से किसानी नहीं कर पाते थे। तो मैंने सोचा कि मैं किस प्रकार किसानी को कैसे आगे बढ़ाऊं और जो महिलाएं हैं उनको कैसे आगे बढ़ाऊं। तो फिर मेरी शादी हो गई, उसके बाद भी मेरे मन में चलता रहा। तो मैं फिर 2017 से मैंने स्टार्ट किया। तो हमने कहा कि अब हम लोगों को खेती, हमारे पति तो करते ही हैं, अब हम लोगों को भी करना चाहिए। तो हमने एक प्रयास किया, क्यों ना छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट किया जाए। तो हम लोगों ने जैविक खेती पर ध्यान दिया। तो हम लोगों ने स्टार्टिंग किया, तो हमने 1 एकड़ से स्टार्ट किया कि हम अपने लिए जैविक करेंगे, बाकी जो भी प्रॉफिट होगा वो घर वालों के लिए अच्छा होगा। तो आपको जो पुरस्कार मिले हैं वो भी जैविक खेती के लिए मिले हैं? जी मैम। तो आप जरा उनके बारे में भी हमें बताएं। मैम, मुझे 2022 में नवीबाग कृषि अनुसंधान केंद्र से सर्टिफिकेट दिया, ट्रॉफी दी, सम्मान दिया और मतलब सॉल श्री फल देकर बहुत सक्सेस वुमेन के रूप में सम्मानित किया। और जो हम लोगों ने छोटी बचत की ना, तो हमने हमारी खेती को लाभ का बिजनेस बनाना, तो हम लोगों ने एक भैंस गाय और बढ़ा ली हमारी आय से। तो इनके लिए हम सब ताली बजा के इनका स्वागत करेंगे, इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहेंगे। आप दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं और आप बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। और किसान भाइयों और बहनों, आपने देखा कि जहाँ चाहा वहाँ राह अपने आप ही मिल जाती है। इन्होंने इतनी कठिनाइयों के बावजूद अपने जीवन को सफल बनाया और ये खुद तो कार्य कर रही हैं, साथ ही साथ दूसरी महिलाओं को भी जोड़कर रोजगार दे रही हैं। तो हमारे बीच एक और युवा महिला कृषक भी हैं, तो चलिए हम इनसे भी बातचीत करते हैं। हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी नमस्कार मैम, मेरा नाम कशिश मीना है। और आप भी अभी खेती बाड़ी कर रहे हैं? जी मैम, वैसे तो मैं स्टडी करती हूँ, बट मैं स्टडी के साथ खेती बाड़ी भी करती हूँ। मेरे पापा जो हैं एक सक्सेसफुल फार्मर है और मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा प्राउड है कि मैं एक अन्नदाता की बेटी हूँ। और मैं इस चीज़ को बहुत ही गर्व के साथ कहती भी हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर अन्नदाता ना होता तो शायद ये देश नहीं चलता। आज ये देश चल रहा है तो अन्नदाता की वजह से। तो मुझे इस चीज़ का बहुत प्राउड है और मैं स्टडी करने के बाद भी टेक्नोलॉजी के साथ अपनी फादर का हेल्प करूँगी खेती में। थैंक यू। बहुत अच्छी बात कही आपने। और किसानों के लिए मैं बस यही कहना चाहूँगी कि चीर के ज़मीन में उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, मैं चैन से कहाँ सोता हूँ। जी हाँ,
किसान हमारे अन्नदाता होते हैं, हमें उन पर गर्व होना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये अपने व्यवसाय को नहीं छोड़ेंगी, अपने पिता के पद चिन्हों पर ही चलेंगी, यानी कि किसान की बेटी ये भी महिला कृषक बन के और लोगों को रोजगार देंगी। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने। और मेरा अगला सवाल जो है डॉक्टर साहब द्विवेदी जी आपसे है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बैगन में जो रोग अभी इस समय लग रहे हैं उसके बारे में आप कोई वो निदान बताएं, उपाय बताएं। हाँ, बैगन में जो प्रमुख एक फ्रूट एंड सूट बोरर कहते हैं, फली छेदक और उसकी कलिका में गलने वाला एक कीट लगता है। उसके लिए हम जैसे हमारे फेरोमोन ट्रैप्स आते हैं, तो उस ट्रैप्स को हम लगा करके उस कीट का हम नियंत्रण कर सकते हैं। ट्रैप लगाने के बाद में ल्यूसिनाइड्स आर्बोनेलिसिस का ये कीट का जो वैज्ञानिक नाम होता है, तो ल्यूसिनाइड्स लेवर आते हैं, लेवर को हम फनल में लगा करके उसका सेप्टा लगा देते हैं और सेप्टा को हम हर 15 से 20 दिन बाद चेंज कर देते हैं, जो 15 से 20 रुपए का आता है। जिससे हमें, चूँकि बैगन में बहुत ज़्यादा कीटनाशक का उपयोग किया जाता है, तो इस कीट नियंत्रण के लिए क्या करते हैं कि वो जो उसका वयस्क रहता है कीट, वो उस जाल में फंस जाता है और फिर इसके बाद में उसकी जो संतति आगे की जनरेशन है, वो जो उसकी अवस्थाएं हैं, वो पूरी के तरीके से हम उसको नियंत्रण में कर लेते हैं। तो फल में वो हमारी आने वाली जो समस्या कंट्रोल हो जाती है। साथ साथ उसमें देखा गया है कि पत्तियों में या फ्रूट रॉट या फली में झुलसन आ जाता है, पत्तियों में झुलसन आ जाता है, या छोटी छोटी पत्तियां उसमें हो जाती हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए जैसे हमारा देखा गया है, कभी कभी हमारा पौधा सूख भी जाता है, जिसको विल्ट कहते हैं, उकस जाता है पौधा हमारा, तो उसके लिए रिडोमिल एक दवा आती है जिसका हम छिड़काव कर सकते हैं। रिडोमिल को हम जड़ के आसपास हम करीब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके उसके तने के आसपास उसको हम ड्रेंचिंग करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मात्रा में दवा डालते हैं, जिससे हमारी बिल्ट की समस्या जो आती है वो ख़त्म हो जाती है। और साथ साथ खड़ी फसल पे हम जैसे हमारी कार्बेंडाजिम दवा आती है, कार्बेंडाजिम मैंकोजेब, उसको 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं, तो पत्ती में जो झुलसापन आता है, जिसको हम ब्लाइट कहते हैं, लीफ ब्लाइट कहते हैं, उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। और साथ में जो फ्रूट एंड सूट बोरर की जो हमने चर्चा की है, उस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। उसके लिए नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। और साथ में एक कीटनाशक आता है इमामेक्टिन बेंजोएट, तो इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी में आता है, उसको हम करीब जो है 90 से 100 ग्राम प्रति एकड़, उसको हम 150 से 200 लीटर पानी में घोल बना करके हम उसको छिड़काव कर सकते हैं, या आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में उसको घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस बीमारी को कंट्रोल कर लेते हैं। द्विवेदी साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। और अभी हमारे बीच एक और सफल किसान भाई हैं। मेरा नाम नारायण सिंह मारण है और मैं एक किसान भी हूँ और एक पंचायत सेक्रेटरी भी हूँ। तो मैं किसानी भी करता हूँ और साथ साथ में जॉब भी करता हूँ। और हमने कृषि के क्षेत्र में भी अच्छा कार्य किया है। मैं कम से कम 100 से 150 एकड़ कृषि में अभी जो है कि फसल पैदा करते हैं हम लोग। मेरा द्विवेदी जी से एक क्वेश्चन है। द्विवेदी जी, जैसे अपन बोनी करते हैं, बुवाई का टाइम है रबी की फसल के लिए, हमने ज़मीनें जो है तैयार कर ली है पूरी तरह से, किंतु हम जो अभी बीज बो देते हैं उसमें उकसा लग जाता है कुछ दिनों के बाद, और उकसा अभी भी लग जाता है, और फसल जैसे पकने पे आती है तो भी कुछ उकसा लग जाता है, तो जिससे वो बीज सही बन नहीं पाता है, यानी कि फसल जो भरनी चाहिए उस तरह की ग्रोथ उसमें नहीं रहती पौधे में। तो इसका क्या कारण हो सकता है? अब उकसा की बात करते हैं तो जैसे हम फसलें हमारी, जैसे चने की फसल है, उकसा की समस्या प्रायः चने की फसल में देखी जाती है, मसूर में देखी जाती है, और कुछ लोग दीमक में भी उसमें गेहूं में भी कहते हैं। तो गेहूं में उकसा नहीं लगता, गेहूं में दीमक का प्रकोप होता है। और चना हमारा, चने में उकसा या विल्ट कहते हैं, उसको उकटा कहते हैं, वो 3 अवस्था में आता है। जो शुरुआती अवस्था में जब हमारी फसल करीब 15 से 20 दिन की होती है, तो स्क्लेरेशियम रॉल्फसाई नाम का एक फंगस रहता है, वो 20 से 30 दिन की फसल पे जमीन से देखते हैं कि पौधा हल्के हल्के पीले पहले पड़ते हैं, उसमें ब्रांचिंग अवस्था नहीं, उसको हम आसानी से उखाड़ते हैं तो वहाँ पे तना में पतलापन आ जाता है, वो तना सिकुड़ जाता है और वहाँ पे सफ़ेद सफ़ेद स्क्लेरेशिया दिखाई देते हैं। जब हम दूसरी अवस्था में जो विल्ट, जो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नाम की विल्ट रहती है, जो विल्ट जिसको हम कहते हैं उकटा, वो करीब फूल और पलपट पे जब हमारी फसल होती है उस समय उसका प्रकोप देखा जाता है। और तीसरा जो आता है राइजोक्टोनिया बटाटिकोला, तो ये आता है फसल कटने के करीब 15 से 20 दिन पहले। तो ये तीनों प्रकार के अलग अलग फंगस हैं जिसका नियंत्रण सिर्फ बीज उपचार है। अगर हम बीज उपचार अच्छी प्रकार से कर लेते हैं, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को प्रजातियों का चयन करना चाहिए चने में। जैसे कुछ हमारी विल्ट और उदी प्रजातियां आती हैं, जैसे JG16 है,
JG 36 आ रही वैरायटी, RBG 202 है, RBG 204 है, RBG 203 है, RBG 201 है, जाकी 9218, ये कुछ हमारी प्रजातियां हैं जिसमें विल्ट की समस्या नहीं आती है। साथ साथ अगर हम बुआई का समय अगर सही रखते हैं, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच करते हैं, तो इसमें प्रकोप कम देखा जाता है। और हमें बीज उपचार हमको सही क्रम से करना चाहिए। जैसे हम बोते हैं, बोने के 72 घंटे पहले हमें जैविक रूप से अगर हम बीज उपचार करते हैं, जैसे ट्राइकोडर्मा वीडी, उसको 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार कर लें, छाया में उसको सुखा लें, इसके बाद में हम उसकी बुआई कर देते हैं। साथ साथ हम अगर ये ध्यान रखें कि अगर विल्ट लगा हुआ है तो ये देखते हैं कि तीनों अवस्था में देखा गया, चाहे वो फ्यूजेरियम बेल्ट हो या स्क्लेरेशियम हो या हमारा राइजोक्टोनिया है, वो अगर हम बीज उपचार किया है तो वो पूरी तरीके से नियंत्रित हो सकता है। साथ साथ हम इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। जैसे हम अलसी की खेती लगा दें, 4 लाइन हम चना बोएं, इसके साथ साथ हम अलसी की भी खेती कर सकते हैं। अलसी हम लगाते हैं, अगर जिस खेत में बहुत ज़्यादा चने में विल्ट आता है तो हम क्रॉप रोटेट करें, हम 2-3 साल पे उसको फसल चक्र पे जरूर लेके जाएं। उसमें हम अल्टरनेट, हम जैसे कुछ हम मक्का लगा सकते हैं, वहाँ पे हम ज्वार बुआई करें, और पूरी हम उसमें क्या करें कि 2-3 साल उससे खेत हम ख़त्म करके चने को हम वहाँ पे अलसी की खेती करें, तो पूरी तरीके से हम विल्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि किस तरह से उक्ता रोग से नियंत्रण किया जा सकता है। और अगला सवाल जो है शुक्ला जी मेरा आपसे है कि मछली पालन हेतु तालाब की तैयारी का उचित समय क्या होता है, आप हमें बताएं। तालाब तैयार करने का मेन सेंस ये हुआ कि अगर हमारा कोई किसान भाई शुरू करना चाह रहा है और नया तालाब बनवा रहा है, तो उसके लिए क्या है, अलग व्यवस्थाएं हैं। और जो हमारा किसान भाई पहले से उसका तालाब बना हुआ है, उसमें वो बीज संचय करना चाह रहा है, तो उसके लिए उसको अलग टाइप का प्रबंधन करना पड़ता है। तो इसमें जो हमारे किसान भाई नया तालाब का निर्माण करवाना चाह रहे हैं और जो पहले से उनका तालाब बना हुआ है और बीज संचय से पहले उनको प्रबंधन करना है, दोनों को ही मार्च अप्रैल महीने में ये सारे प्रबंधन उनको कर लेने चाहिए। नया जो भी हमारे किसान भाई अपना तालाब का निर्माण करवा रहे हैं, तो उस क्षेत्र के जहाँ से वो तालाब में पानी लेंगे, उस पानी के नमूने को और मिट्टी के नमूने को लेकर के जहाँ पे तालाब का निर्माण करेंगे, वो दोनों नमूने लेकर के अपने निकटतम जहाँ भी मत्स्य विभाग है वहाँ के अधिकारियों से संपर्क करके उसकी अवश्य जांच करवा लें। क्योंकि मछली पालन में मिट्टी और पानी दोनों का बहुत ही प्रमुख योगदान है, तो इसके लिए हमारे किसान भाइयों को इन दोनों चीज़ों की जांच अवश्य रूप से करवा लेनी चाहिए। और जिन किसान भाइयों का पहले से तालाब बना हुआ है, उनमें अगर जलीय खरपतवार वगैरह हैं या फिर कोई ऐसी प्रजाति की उसके अंतर्गत मछलियां पड़ी हुई हैं जो हम लोग जब हमारा किसान भाई जो पालन के लिए जो मछलियां डालेगा, अगर उसको हानि पहुंचा रही हैं, तो उसको उस तालाब से हटा दें। और जलीय खरपतवार भी अगर है तो उसको भी हटा दें। उसके लिए अगर छोटा तालाब है, मतलब क्षेत्र उसका छोटा है, तो हमारे किसान भाई लोग आसानी से हाथ के द्वारा निकाल सकते हैं। अगर उनका बड़ा तालाब क्षेत्र है तो हाथ से निकालना उतना संभव नहीं है, तो उसके लिए 2,4-D नाम का खरपतवार होता है के नियंत्रण के लिए आप उसमें कहते हैं 2,4-D का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे जो जलीय खरपतवार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। साथ ही हम जानना चाहेंगे कि मछली पालन के लिए आप क्या चलते चलते मछली पालक भाइयों को सलाह देना चाहेंगे। मैं तो मछली पालक किसान भाइयों को यही कहूँगा कि आप लोग अधिक से अधिक जल की लक्ष्मी में आप पैसा लगाएं और उससे अधिक आप आमदनी प्राप्त कर सकते हैं, तो अवश्य रूप से अपनी आय में वो वृद्धि करेगा। तो आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी। अगला सवाल द्विवेदी जी, यही हम आपसे करना चाहेंगे कि चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे। कृषकों को हमारी यही सलाह है कि जब भी बीज का चुनाव करें, अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और अपने पानी के प्रबंधन के अनुसार उसका चुनाव करें। बीज उपचार अवश्य करें। साथ साथ जो फर्टिलाइज़र की मात्रा बहुत ज़्यादा किसान भाई अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं,
तो उसको 50% जो खादों का उपयोग दानेदार के रूप पर करें। शुरुआती अवस्था में जो फास्फोरस और पोटेशिक उर्वरक रहता है उसको बेसल डोज में लेके जाएं, और साथ साथ हमारी कुछ पर्णी छिड़काव के रूप में खादें आ रही हैं उसका इस्तेमाल करें, जैसे नैनो यूरिया है, नैनो DAP आ रही हैं, उसका इस्तेमाल करें। खाद की मात्रा को कम करें। साथ साथ जो रासायनिक हमारी कीटनाशक और फफूंदनाशक का बहुत अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं उसको संतुलित मात्रा में उपयोग करें। और साथ साथ इंटीग्रेटेड अप्रोच, चाहे वो पोषक तत्व प्रबंधन हो, कीट प्रबंधन हो या रोग प्रबंधन हो, उसको इंटीग्रेटेड रूप में, चाहे वो प्रजातियों को चयन करके, और साथ साथ उसमें जो हमारी कल्चरल प्रैक्टिसेस रहती हैं, बायोलॉजिकल प्रैक्टिसेस रहती हैं, तो उनको हम करें। साथ साथ हम जैविक खेती और प्राकृतिक खेती को भी अपनाएं, अपनी लागत को कम करें, और इसके साथ साथ अपना इनकम में इजाफा करें और अपने विकास में और देश के विकास में सहयोग करें। बहुत अच्छी जानकारी दी द्विवेदी साहब, आपने बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही शुक्ला जी, आपने हमारे किसान भाइयों को, मछली पालक भाइयों को बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहाँ आए हमारी महिला कृषक बहनें और कृषक भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जो आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारे कार्यक्रम का हिस्सा बने। तो किसान भाइयों, आज के चौपाल के इस अंक में बस इतना ही, और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।